दोस्तों नमस्कार, मैं के.आर. फौजदार आप सभी का वाईफाई एक्मे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। अब साइकोलॉजी का जो हमारा पार्ट चल रहा था, साइकोलॉजी में आप देखेंगे शिशु अवस्था हम पढ़ रहे थे और शिशु अवस्था के बारे में मैंने कुछ आपको पीछे बताया। संवेग के बारे में, संवेग होते हैं और संवेगों से क्या होता है, मूल प्रवृत्ति होती है और संवेगों के प्रकार अपन ने देख लिए। अब आगे हम बात करेंगे विशेषताओं और उपनाम की। शिशु अवस्था को हम किस किस उपनाम से जानते हैं या दूसरे नाम से जानते हैं। यहां से एक प्रश्न आपका आ जाता है कि शिशु अवस्था को और क्या कहते हैं। तो देखिए, शिशु अवस्था को सीखने का आदर्श काल, सीखने का आदर्श काल कहा है वैलेंटाइन ने। वैलेंटाइन ने शिशु अवस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। अब क्यों कहा है? क्योंकि बालक इस समय में जो सीख जाता है वह अपनी पूरी लाइफ में उसे याद रखता है या उसे याद रहता है। और यहाँ अभ्यास के द्वारा सिखाने का नियम काम आता है। अभ्यास के द्वारा बार बार अभ्यास करेंगे उससे। फॉर एग्जाम्पल, हमने जो गिनती छोटी अवस्था में सीखी उसको हम अभी तक नहीं भूल पाए हैं, ना आगे भूल पाएंगे। दूसरा उपनाम है इसको प्रिय लगने वाली अवस्था। तो छोटा बच्चा शिशु अवस्था जिसकी आयु 0 से 5 वर्ष होती है, वह बच्चा कैसा लगता है? प्रिय लगता है। तीसरा उपनाम है, इंपोर्टेंट है, अतार्किक चिंतन की अवस्था। ए माने नहीं, तार्किक यानी तर्क, यानी बच्चे को आप जो कहेंगे वह उसे मान लेगा, किसी भी प्रकार का तर्क नहीं करता है। बच्चा आपके साथ जाता है वो बाजार में और पूछता है ये क्या है, और आप कहते हैं कि ये हाथी नहीं है, ये तो बैल है, तो उसको हाथी को वो बैल मान लेगा, कोई तर्क नहीं करेगा। इसलिए यह 0 से 5 वर्ष की जो आयु है ये अतार्किक चिंतन की अवस्था होती है। इसके अलावा चौथा नाम इसको हम दे सकते हैं खिलौनों की आयु। खिलौनों की आयु ये भी परीक्षाओं में कई बार पूछी जा रही है। खिलौनों की आयु क्या है? शैशव अवस्था या फिर पूर्व बाल्यावस्था। कल पीछे बताया अपन ने, पूर्व बाल्यावस्था किसने कहा? हरलॉक ने। तो पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है। खिलौनों की आयु है, बच्चा खिलौनों से खेलता है। अगली आयु आएगी खेल की आयु, जिसे बाल्यावस्था में कहते हैं। और अभी हम पढ़ रहे हैं खिलौनों की आयु, ये ध्यान रखना, खिलौनों की आयु। नेक्स्ट है विद्यालय पूर्व की आयु या पूर्व विद्यालय आयु, प्री स्कूल एज। विद्यालय में प्रवेश लेने से पहले की आयु पूर्व विद्यालय। पूर्व विद्यालय की आयु होती है वैसे 3 से 6 वर्ष, 3 से 6 वर्ष। तो पूर्व विद्यालय का मतलब यहाँ पर है नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, प्री प्राइमरी जिसको हम कहते हैं। तो उसकी आयु है ये विद्यालय पूर्व या पूर्व विद्यालय की आयु। नेक्स्ट है भावी जीवन की आधारशिला। भावी जीवन की
आधारशिला। इट मीन्स भविष्य में किसी बच्चे का जीवन कैसा होगा ये हम किसी बच्चे को शिशु अवस्था में ही निर्धारित कर सकते हैं। किसी बच्चे का जीवन कैसा होगा ये हम शिशु अवस्था में ही बता सकते हैं या बना सकते हैं, उसका बनाना चाहे तो। ये अलग बात है कि अपन बना नहीं रहे हैं, इसलिए बच्चे को जो आप 5 वर्ष तक सिखाओगे वो आगे तक उसका, जैसे आप लगा के बोलना, आप अपने घर में आप लगा के बोलते हैं बच्चे के सामने, तो वो सबसे आप लगा के भी बोलेगा। आप तू लगा के बोलेंगे तो तू लगा के ही बोलेगा। इसी प्रकार से अगला नाम होगा पराधीनता की आयु, अर्थात बालक जो है वो अपने माता पिता अथवा अन्य जो अभिभावक हैं उनके अधीन होता है। खाने के लिए खाना मांगता है, पहनने के लिए उसको कपड़े पहनने के लिए भी माता पिता और परिवार के लोगों के ऊपर ही डिपेंड होना पड़ता है। नेक्स्ट कह सकते हैं संस्कार निर्माण की अवस्था। निर्माण की अवस्था अर्थात बच्चों में इस समय संस्कार जो डाले जाएंगे वे ही संस्कार आगे काम आएंगे। अभी पीछे भी एग्जाम्पल दिया भावी जीवन वाले में, तो इसलिए संस्कार आप कैसे डाल रहे हैं बच्चों में वो यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं, शिशु अवस्था से ही। सामाजिकता का अभाव, सामाजिकता का अभाव इसमें पाया जाता है, ये ध्यान रखने की बात है। हालांकि ये विशेषता उपनाम नहीं है, लेकिन एक ये भी विशेषता इसमें पाई जाती है, विशेषताओं की बात अभी करूंगा। तो ये अपने क्या पाए जाते हैं, उपनाम पाए जाते हैं, जिनको हम कह सकते हैं, ठीक है। और शिशु अवस्था में बालक कैसा होता है, स्वार्थी होता है और स्व केंद्रित होता है। सबसे ज्यादा स्वार्थी कौन है, ऐसा प्रश्न आ जाए, सबसे ज्यादा स्वार्थी कौन है, शिशु, किशोर, बाल्यावस्था और प्रौढ़। तो अपने जानते हैं ज्यादातर प्रौढ़ में कि अपने हम केवल आर्थिक रूप से इस चीज को क्लैरिफाई देखते हैं, एंगल से देखते हैं, आर्थिक एंगल से देखते हैं। अब यहाँ कोई ये नाम तो लिखा नहीं कि आर्थिक रूप से कौन स्वार्थी है। शिशु बालक जो होता है वो सबसे ज्यादा स्वार्थी होता है, आर्थिक नहीं होता है लेकिन स्वार्थी होता है। उसको जो चीज चाहिए वो चाहिए, स्वकेंद्रित, सारे भूखे रह जाओ लेकिन उससे भरपेट खाना चाहिए। तो सबसे ज्यादा स्वार्थी कौन होता है, शिशु होता है। तो ये विशेषता है इसमें। देखो सबसे अच्छा सीखने का काल है, इसके लिए एक लाइन बोली है, किसने बोली है बताता हूँ आपको, गुड एंड एफ ने। एक व्यक्ति का नाम है गुड एंड एफ। गुड एंड एफ ने कहा है कि व्यक्ति अपनी जिंदगी में जितना सीखता है, व्यक्ति अपने जीवन में जितना सीखता है उतना एक शिशु 3 वर्ष में ही सीख जाता है। उतना एक बालक 3 वर्ष में सीख सकता है, 3 वर्ष की आयु में सीख सकता है। तो सीखने का क्या है, सबसे अच्छा समय है। हालांकि सीखने का आदर्श काल माना किसने है, वैलेंटाइन ने, लेकिन इसका सत्यापन गुड एंड एफ भी कर रहे हैं। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है रॉस। रॉस ने ये कहा है कि बालक में सीमित मात्रा में कल्पना पाई जाती है। ये विशेषता है बालक की, सीमित मात्रा में कल्पना का पाया जाना। ये उपनाम है और ये इसकी विशेषता है, ये भी इसकी एक विशेषता है, सामाजिकता का अभाव। सीमित मात्रा में कल्पना, बालक में कल्पना जो होती है वो कैसी होती है, सीमित मात्रा में। लेकिन इस सीमित मात्रा की कल्पना से ही वह अपनी जो सारी कठिनाई होती हैं, प्रत्येक अवस्था की अपनी कुछ क्या होती हैं, कठिनाइयाँ होती है। कथन सत्य है असत्य है, ऐसा प्रश्न पीछे 2011 में पूछा हुआ भी है कि प्रत्येक अवस्था की अपनी स्वयं की एक कठिनाई होती है। बिल्कुल होती है, हर अवस्था की अपनी, बाल्यावस्था की अलग है, शिशु की अलग है, किशोर की अलग है, लेकिन कठिनाइयाँ तो हैं।
तो कठिनाई प्रत्येक अवस्था की होती है, लेकिन इस कठिनाई को दूर करने का उपाय ये नेक्स्ट आगे की परीक्षाओं में बन सकता है। फिर कहते हैं प्रश्न कहां से है, तो इस कठिनाई को दूर करने का उपाय क्या होता है, वो है कल्पना। और ये सभी अवस्थाओं के लिए है, केवल इसी के लिए नहीं है, ये किशोर अवस्था के लिए भी है, और ये शिशु अवस्था के लिए भी है, ये बाल्य अवस्था के लिए भी है, और ये प्रौढ़ अवस्था के लिए भी है। कल्पना के द्वारा व्यक्ति अपनी कठिनाई को दूर कर सकता है। बेरोजगारी है, क्या करें, तो कल्पना तो कर ही सकते हैं, नौकरी लग जाएगी, फर्स्ट ग्रेड हो जाएंगे, थर्ड ग्रेड हो जाएंगे, रीट में लग जाएंगे, तो कल्पना कर सकते हैं, तो अपनी कठिनाई उस समय के लिए समाप्त हो गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कठिनाई को दूर किससे किया जाता है, कल्पना के द्वारा। सीमित मात्रा में बालक में कल्पना पाई जाती है, इसलिए ये कल्पना के बारे में रॉस ने क्या कहा, मैं आपको बता रहा था। रॉस ने ये कहा है कि बालक कल्पना से स्वयं में अपने आप को नायक समझता है और नायक के तौर पर बन करके अपनी कठिनाई को दूर कर लेता है। इसके बाद में देखिए और कुछ विशेषताएं जो मैं आपको एक क्रम से लिख देता हूं, इनका आप एक पिक ले सकते हैं। ये उपनाम हैं, अभी बात करेंगे विशेषताओं की, क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। तो अपन सीक्वेंस में लिख लेते हैं विशेषताओं को। विशेषताएं नंबर 1 मैंने बता दी, सीमित मात्रा में कल्पना। सीमित मात्रा में कल्पना। दूसरा मैंने बताया सामाजिकता का अभाव। सामाजिकता का अभाव, शिशु बालक में कोई सामाजिकता नहीं होती, आप उसे कितने बड़े कितने छोटे उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा शारीरिक व मानसिक विकास में तीव्रता, ये इंपॉर्टेंट है। शिशु अवस्था में मानसिक विकास और शारीरिक विकास दोनों ही किस गति से होते हैं, तीव्र गति से होते हैं। और अभी हमने पीछे बात की थी मानसिक विकास के, एक व्यक्ति जितना अपने जीवन में सीखता है उतना शिशु केवल 3 वर्ष में सीख लेता है। तो इसीलिए है कि शारीरिक और मानसिक विकास में क्या पाई जाती है, तीव्रता पाई जाती है। नेक्स्ट उसके बाद में अगली विशेषता यही बढ़ जाती है, सीखने में तीव्रता। जब मानसिक विकास तेज होगा तो सीखने की तीव्रता हो जाएगी। इसके अलावा बालक में दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। दोहराने की प्रवृत्ति, इसका मतलब आप जैसा बोलेंगे वैसा ही बालक आपके पीछे पीछे उस शब्द को बोलेगा, दोहराएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि बालक का जो व्यवहार है वह कैसा होता है, मूल प्रवृत्ति आधारित होता है। मूल प्रवृत्ति आधारित होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको पीछे कहा था कि बालक का व्यवहार मूल प्रवृत्ति आधारित होता है, और मूल प्रवृत्तियों में क्या होता है, संवेग। धीरे धीरे ये संवेग कैसे होने लग जाते हैं, काम और स्पष्ट। पीछे की लाइन याद करें पिछले वीडियो की, जितनी ज्यादा आयु होगी उतने ही संवेग कम होंगे, स्पष्ट होंगे। जितनी आयु कम होगी उतने ही संवेग तीव्र होंगे, उतने ही अस्पष्ट होंगे। तो जब तीव्र होंगे तो बालक का व्यवहार मूल प्रवृत्ति आधारित होता है। किशोर अवस्था में सबसे ज्यादा तेज नहीं होते हैं, दिमाग में से निकाल दो बार 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 बार। किशोर अवस्था में समायोजन का अभाव पाया जाता है, इसलिए उसमें उद्वेलन पाया जाता है, तनाव संघर्ष पाया जाता है। बालक का व्यवहार है वो मूल प्रवृत्ति आधारित होता है। इसके लिए भी रॉस ने क्या कहा, देखिए रॉस कहता है कि बालक का व्यवहार जो है वह मूल प्रवृत्ति आधारित होता है,
और बालक के विकास में मूल प्रवृत्ति का एक विशेष योगदान है। मूल प्रवृत्ति का विशेष योगदान है। बालक का विकास उसी आधार पर होगा जिस प्रकार का उसमें संवेग होगा और वैसा ही उसकी मूल प्रवृत्ति होगी। जैसे किसी बच्चे में जिज्ञासा है तो वो जिज्ञासु प्रवृत्ति का आगे तक रहेगा, तो उसके विकास को प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा। अब जिसमें जिज्ञासा नहीं है तो वो कैसे पूछेगा, चुपचाप बैठ जाएगा। इसीलिए मूल प्रवृत्ति का विशेष योगदान है बालक के विकास में। अतः शिक्षक को, बात आ रही टीचर की, आप टीचर बनेंगे तो शिक्षक को मूल प्रवृत्ति का अच्छे से अध्ययन करना चाहिए या अच्छे से जान लेना चाहिए। मूल प्रवृत्ति क्या है, कैसे है, और फिर बालक क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं उनकी मूल प्रवृत्ति किस में कैसी है, तो इस बात का भी अध्यापक को छात्र की मूल प्रवृत्ति का अध्ययन करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो प्रश्न बनेगा कि किसने कहा है कि बालक के विकास में मूल प्रवृत्ति का एक महत्वपूर्ण योगदान है, तो ऐसा कहा है रॉस ने। आगे अगली विशेषता है बालक में स्वयं प्रेम पाया जाता है। नार्सिसिज्म जिसको कहते हैं। अब ये नार्सिसिज्म जो है 5 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ होता है, ये थोड़ा ध्यान रखना। शिशु अवस्था के अंत में प्रारंभ होता है क्या, स्वप्रेम, जिसको हम नार्सिसिज्म कहते हैं। इसके अलावा बालक में काम प्रवृत्ति पाई जाती है। ऐसा किसने कहा है, तो ऐसा कहा है जिसको लिबिडो भी कहा गया है, सिगमंड फ्रायड के द्वारा। सिगमंड फ्रायड के द्वारा केवल इन्होंने ये कहा कि बालक में काम प्रवृत्ति पाई जाती है। दूसरी बात, बालक संवेगों का प्रदर्शन करते हैं। संवेगों का प्रदर्शन करते हैं। बालक जिज्ञासु होते हैं। बहुत सारे बालक प्रश्न पूछते रहते हैं दिन भर। तो ये कुछ विशेषताएं होती हैं एक शिशु बालक की। इसके बाद में अब हम इसका आयाम की दृष्टि से विकास पढ़ेंगे कि किन किन आयामों में शिशु अवस्था में विकास कैसे कैसे होता है। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है शारीरिक विकास की। शारीरिक विकास नंबर 1, लंबाई। जब बालक जन्म लेता है तो उसकी लंबाई औसतन होती है 51 सेंटीमीटर। जब बालक जन्म लेता है तो उसकी औसत लंबाई होती है 51 सेंटीमीटर। इसके बाद में यदि हम बात करते हैं वजन की, तो वजन होता है 3.5 किलोग्राम। बालक जब जन्म लेता है तो उसमें वजन, एवरेज वजन की बात हो रही है ये, तो वजन कितना होता है, 3.5 किलोग्राम वजन होता है। अब इसमें लिंग की बात करें तो लिंग के अकॉर्डिंग आधा किलो 500 ग्राम कम हो सकता है लड़कियों के अंदर, और यहाँ 1 सेंटीमीटर लंबाई कम हो सकती है लिंग के अनुसार। ये जो है पुल्लिंग बच्चे के अकॉर्डिंग डाटा है, इसलिए 1 सेंटीमीटर बालिका की लंबाई कम हो सकती है। इसके बाद में देखिए, बात करते हैं मस्तिष्क की। मस्तिष्क जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका मस्तिष्क का भार होता है 350 ग्राम। अब यहाँ कई बार वजन से मैच कर जाता है। 350 ग्राम वजन, 350 ग्राम वजन नहीं, मस्तिष्क का वजन होता है
350 ग्राम, जबकि कुल वजन होता है 3.5 किलोग्राम। इसके बाद में बालक की हड्डियों की बात करते हैं तो बालक में 270 हड्डियां जन्म के समय पाई जाती हैं। ये हड्डियां लचीली होती हैं। कैसी होती हैं? लचीली होती हैं, नरम होती हैं, मुलायम होती हैं। हार्ट बीट की बात करते हैं। हृदय की गति 140 पल्स पर मिनट पाई जाती है। एक शिशु बालक जिसका जन्म होता है उसकी हृदय की गति होती है 140 पल्स प्रति मिनट। एक बच्चा जन्म लेता है उसकी हड्डियों की संख्या होती है 270। एक बालक जब जन्म लेता है तो उसकी मांसपेशियां कितनी होती हैं? तो मांसपेशियां कुल वजन के 23% होती हैं। 3.5 किलोग्राम बालक में वजन है, इसका 23% होती है बालक के जन्म के समय मांसपेशी। हड्डी अलग चीज होती है, मांसपेशी अलग चीज होती है। तो हड्डियां होती हैं 270, मस्तिष्क का वजन होता है 350 ग्राम और लंबाई होती है 51 सेंटीमीटर। इस प्रकार से, और दांत होते नहीं हैं, लेकिन प्रश्न यदि आ जाता है कि दांत का निर्माण कब होता है, दांत का निर्माण कब होता है, तो याद कीजिए मैंने पीछे आपको बताया था गर्भावस्था में लिखाया था 3 प्रकार की सेल कोष पाए जाते हैं। कोष का समुच्चय होता है, तो बाहरी जो समुच्चय होता है उससे दांत का निर्माण होता है। इसका मतलब गर्भावस्था में ही दांत का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। निर्माण शब्द होगा। और दांत दिखाई कब देते हैं, तो ये बात अलग है। अब आंसर आएगा 6 माह की अवधि में, जन्म के बाद। कभी कभी अपवाद स्वरूप जन्म के साथ ही बच्चे का कोई 1 दांत 2 दांत का निशान, दांत नहीं, दांत का निशान दिखाई दे सकता है। ये एक अपवाद स्वरूप बात होती है। इस प्रकार से एक बच्चे का क्या होता है, शारीरिक विकास पाया जाता है। शारीरिक विकास में वापस से देख लीजिएगा आप, लंबाई 51 सेंटीमीटर, हड्डियां 270, हृदय की गति 140, मांसपेशियां शरीर के वजन का 23% और वजन कितना 3.5 किलोग्राम, मस्तिष्क का वजन कितना 350 ग्राम, दांत का निर्माण गर्भावस्था में होता है। इस प्रकार से हमारा 1 पॉइंट शिशु अवस्था का कंप्लीट होता है, जिसको हम शारीरिक विकास कहते हैं। अभी सामाजिक विकास है, मानसिक विकास है, ये बाकी हैं। इनको हम आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू। मैं समझता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है आप अधिक से अधिक इसे शेयर करें। जो भी बंदे इसको देख रहे हैं वो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, हम और अच्छा काम करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।